हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 9 सेट लगा लिए हैं फ्रेंड्स, और आज हमारा 10वां सेट है जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस पर ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर आपका सिलेबस में कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले के ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं हमने कल की वीडियो में कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो आपसे पूछा है जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है उसमें जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहला है कि इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। दूसरा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तीसरा है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। और चौथा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो हमेशा बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है आपका उसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक, यानी कि दोनों ही परिवर्तन होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, परिमाणात्मक को गुणात्मक भी कहते हैं और दूसरा आता है आपका मात्रात्मक। तो दोनों ही चेंजेस होते हैं आपके विकास में। अब ये होते क्या है, मैंने आपको डेवलपमेंट वाली थियोरी की क्लास में भी समझाया था कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है 2 प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक को हम परिमाणात्मक भी कह देते हैं। अब जो मात्रात्मक होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर हमारा आता है जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी वेट का बढ़ना, बॉडी की शेप का बढ़ना, साइज का बढ़ना। तो इन चीज़ों को हम माप सकते हैं, इसीलिए इसको मात्रात्मक कहते हैं। और दूसरा हमारा गुणात्मक आता है जिसे परिमाणात्मक भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ें आती हैं उन्हें हम माप नहीं सकते हैं। जैसे आपका संज्ञानात्मक स्तर, आप बता सकते हैं कि आपका जो संज्ञानात्मक स्तर है वो कितना % है या फिर कितना है, अमाउंट में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जैसे हमारा चारित्रिक विकास है, आपका जो बिहेवियर डेवलपमेंट है, क्या आप बता सकते हैं कि आपका जो बिहेव है वो कितना % डेवलप हुआ है? ये तो नहीं बता सकते ना। इट मीन्स इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो ये आता है गुणात्मक परिवर्तन के अंदर। तो देखिए, जो विकास होता है चाहे वो बाल्यावस्था में हो या किसी भी अवधि में हो, वो परिमाणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। इसीलिए ये ऑप्शन हो गया बाहर। दूसरा है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऐसा नहीं होता है कि अनियमित है, नियमित होता है। कैसे? देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो हर बच्चे में एक ही प्रोसेस से चलता है, लेकिन हाँ उसका रेट अलग अलग हो सकता है। अब आप कहेंगे रेट क्या है, तो देखिए सीटेट में डायरेक्टली रेट ऑफ डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन बना है, तो मैं आपको इसे क्लियर कर देती हूँ। जो विकास होता है आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे सबसे पहले जब जन्म लेते हैं तो पहले घुटनों के बल चलना सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो खड़े होना सीखते हैं। तो जो विकास का क्रम है वो क्या है? सही है, सीधा है, लेकिन जो इसका रेट है यानी कि दर है जो विकास की, वो दोनों बच्चों में अलग अलग होगी। कैसे? देखिए, हो सकता है जो पहला वाला बच्चा है वो जल्दी चलना स्टार्ट कर दे, और जो दूसरा बच्चा है हो सकता है वो चलने में थोड़ा समय लगाए। ये आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलना बहुत देर में शुरू करते हैं। तो यही होता है रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दर, जो कि सभी बच्चों में अलग अलग होती है। तो अगर आपसे दर से पूछे तो आप कहेंगे कि विकास की दर अलग अलग होती है, चाहे वो आपसे बाल्यावस्था में पूछा हो या किसी भी अवस्था में पूछा हो। ठीक है, लेकिन जो नियम होता है वो सीधा ही होता है। ठीक हो गया, इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी बाहर और थर्ड ऑप्शन भी बाहर है, क्योंकि विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है कह रहा है। तो विकास के अंदर कुछ टर्म्स को हम माप सकते हैं, जैसे आपकी वृद्धि, आपकी बॉडी की हाइट, शेप, है ना, तो उन चीज़ों को माप सकते हैं। और धीमी गति से होता है ऐसा नहीं है, किसी स्टेज में विकास धीरे भी होता है और किसी में तेज भी होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए, ये जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका बना है वाइगोत्स्की की थियोरी से, और वहां पर मैंने आपको बताया भी था ये। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं।
और तीसरा है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। जी हाँ, यही आपका सही है। अभी हम डिटेल में समझेंगे। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी वायु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। अब देखिए ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी बच्चा है वो किसी चीज़ को कर सकता है जब उसको कोई हेल्प दे। ठीक है, और जब कोई उसको हेल्प दे रहा है और जब बच्चा हेल्प ले करके उस काम को कर रहा है तो उसके बीच की जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, उसकी मम्मी उसको साइकिल चलाना सिखा रही हैं, तो जो साइकिल चलाने की प्रोसेस है वहाँ पर और बच्चा जो चला रहा है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो वाइगोत्स्की की डिटेल थियरी है फ्रेंड्स, वो मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। और वाइगोत्स्की से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। वाइगोत्स्की से कॉमनली हमेशा ही ये क्वेश्चन बनता है। वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को, और इसे आप इसी न्यूमोनिक से याद भी रख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेट के पेड नोट्स परचेज किए हैं उन्होंने देखा भी होगा, मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनाए हुए हैं। ये न्यूमोनिक भी मैंने सारे लिखे हैं, जैसे पियाजे की थियरी में जो न्यूमोनिक हैं वो भी मैंने लिखे हैं, वाइगोत्स्की की थियरी वाले भी लिखे हैं। साथ में लिखे ही नहीं है बल्कि उनकी क्लासेस भी मैंने आपको करवाई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको उन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं वाइगोत्स्की की थियरी पर। और वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, पहला समाज, दूसरा कल्चर और तीसरा भाषा। और ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में बनता है फ्रेंड्स, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो आपको बताना है अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या करता है, किस काम में आता है। पहला है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल है, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन आपको ये दिया है, बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, यहाँ पर अभिभावकों को थोड़ी प्रतिपुष्टि दी जाती है, मूल्यांकन बच्चे का हो रहा है तो चीज़ें बच्चों से रिलेटेड होंगी। दूसरा है अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। जी हाँ, मैंने आपको समझाया भी था मूल्यांकन क्यों किया जाता है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं ये पता लग सके, बच्चे की समझ कहाँ तक बनी है ये पता लग सके, ये पता लग सके कि बच्चों को कौन कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं और उनको क्यों नहीं आ रहे हैं वो चीज़ें भी जानी जाती हैं। और बच्चों को जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसके लिए जो अध्यापिका है या टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करते हैं। यानी कि अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है ताकि वो अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करके बच्चों को पढ़ाए और बच्चों को समझ में आए चीज़ें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि मूल्यांकन तो सहायक होता है, इसी से तो आप पता लगाएंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। जी नहीं, मूल्यांकन इज अ पॉजिटिव टर्म, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है। और देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या हैं वो आपको टैग वर्ड्स देखकर पता चलेंगी। टैग वर्ड्स की मैंने सारी क्लासेस आपको करवाई हैं, सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, एक बार आप उसे जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अब देखिए ये जो हार्वर्ड गार्डनर थे ना, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। तो सीटेट में डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कई बार कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप याद रखिएगा 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। अब इन 8 प्रकार की बुद्धियों में से 4 प्रकार की बुद्धि इन्होंने यहाँ पर लिखी है और आपसे बोला है कि इन चारों में से कौन सा मिलान सही है। तो एक ही चीज़, एक ही मिलान यहाँ पर सही हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा गया है। तो जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ये बिल्कुल सही है। अब ये क्या है ध्यान से सुनिए, इन्होंने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए। जैसे इन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर शारीरिक गति संवेदना की बुद्धि अच्छी है तो वो शरीर से रिलेटेड काम जो है बेहतर तरीके से कर पाएगा।
अब बॉडीली मूवमेंट वाले काम कौन अच्छे से कर पाएगा, आप खुद ही बताइए। मूर्तिकार करेगा, खिलाड़ी करेगा, मनोवैज्ञानिक करेगा या विक्रेता करेगा? तो ऑब्वियसली जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो जो है शारीरिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। तो शारीरिक गति संवेदना वाली जो बुद्धि है वो एक खिलाड़ी के अंदर ही अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए भाषिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो भाषिक बुद्धि जिसमें अच्छी होगी ना, हर एक व्यक्ति में इन्होंने बोला कि एक एक बुद्धि यूनिक होती है, जो कि सभी में होती ही है। किसी में भाषिक होगी, किसी में शारीरिक होगी। आपने देखा होगा जैसे खिलाड़ी हैं उनके अंदर शारीरिक बुद्धि अच्छी है। भाषिक की अगर बात करें तो लैंग्वेज में जिनकी अच्छी पकड़ होती है, भाषा में अच्छी पकड़ होती है, जैसे आपके पोएट हो गए, जैसे कुमार विश्वास का आपने नाम सुना होगा, तो उनके अंदर भाषिक बुद्धि बहुत अच्छी है क्योंकि भाषा में पकड़ अच्छी है। उनकी आप कविताएं सुनिएगा, एकदम सटीक वर्ड वो यूज़ करते हैं। जैसे आप एक टीचर को ले लीजिए, टीचर के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, तो टीचर में भी भाषिक बुद्धि होती है। क्योंकि देखिए टीचर आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो कहाँ पर कौन सी भाषा यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा शब्द बोलना है, इस चीज़ की नॉलेज टीचर को होती है। ठीक है, इसी तरीके से। और ये मूर्तिकार लिखा है इसके आगे, तो ये सही नहीं होगा, मूर्तिकार नहीं होगा। मूर्तिकार के अंदर स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है। अब आप कहेंगे स्थानिक बुद्धि क्या होती है, तो स्थानिक बुद्धि इन द सेंस स्पेशल एबिलिटी, स्पेस को देख करके चीज़ों को समझ जाते हैं। जैसे आप मूर्तिकार को कोई स्पेस दिखाएंगे, कोई जगह दिखाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि यहाँ पर हमें एक मूर्ति बनानी है इसके अकॉर्डिंग, तो वो मूर्ति इजीली बना लेंगे क्योंकि स्पेस की नॉलेज है उन्हें। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे आपके सर्जन होते हैं, इन सभी में स्थानिक बुद्धि होती है। तो इस तरीके से ये 8 प्रकार की बुद्धियाँ हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको थियोरी वाली क्लासेस में डिटेल से समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है लेव वाइगोत्स्की की थियोरी से। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। अब बताइए क्या लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है? जी नहीं कहा है। ये चीज़ किसने कही है वो भी ध्यान रखिएगा। ये कहा है पियाजे ने। पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे का जो विकास है वो 4 चरणों में होता है। ठीक है, तो उन चरणों को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास नाम दिया था पियाजे ने, क्योंकि जो पियाजे की थियोरी है वो इसी नाम से है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। ठीक है, अब वो 4 चरण कौन से हैं वो सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे उसका न्यूमोनिक मैंने आपको याद भी करवाया था, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की ने नहीं कही है, इसलिए ये ऑप्शन हो गया बाहर। सेकंड ऑप्शन, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ये चीज़ भी वाइगोत्स्की ने नहीं कही है, बल्कि ये भी कहा है पियाजे ने। ठीक है, पियाजे यही कहते हैं कि जो स्कीमा होता है उसकी मैच्योरिटी से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। अब आप कहेंगे संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास होता है आपके दिमाग का विकास। संज्ञानात्मक या संज्ञान वर्ड आपको जब भी एग्जाम में मिले तो आप समझ जाना इसका कनेक्शन सीधा हमारे दिमाग से है, हमारे ब्रेन से है। ठीक है, तो इन्होंने, अब देखिए आप स्कीमा भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। स्कीमा मतलब क्या होता है, हर किसी के दिमाग में चीज़ों को लेकर स्कीमा बना होता है फ्रेंड्स। सपोज करिए ये हमारा ब्रेन है, दिमाग है, या फिर इसे आप संज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक स्कीमा बना होगा इसका कि सीटेट का सिलेबस ये है, इस सिलेबस में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर उन सब्जेक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक आपको चैप्टर्स याद होंगे, उन स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है उसका भी आपने अपने दिमाग में मैप बना करके रखा होगा। तो हम अपने दिमाग में जिस भी चीज़ को लेकर मैप बनाते हैं, पूरी प्रोसेस को लेकर, जैसे फ्यूचर को लेकर ही हमारे दिमाग में मैप बना होता है कि अभी मैं ये वाला एग्ज़ाम दूंगी या दूंगा, उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम देना है, फिर मेरी जॉब लग जाएगी। तो इस तरीके से हर किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ स्कीमा बना हुआ होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इनको कह सकते हैं। यही होता है आपका स्कीमा, जो कि हर व्यक्ति के दिमाग में मौजूद होता है। और इसकी बात कौन करते हैं, पियाजे। तो आप डायरेक्टली इन ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, मनोवैज्ञानिक, इनके नाम इस तरीके से कनेक्ट करके याद रखिए। जैसे पियाजे हैं, उन्होंने स्कीमा की भी बात करी है, संज्ञानात्मक विकास की भी बात करी है। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, S, C और L, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज।
और इस ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। देखिए ये चीज़ है तो सही, लेकिन ये वाइगोत्स्की ने नहीं कही है। ये किसने कही है उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका नाम है नोम चॉम्स्की, एन चॉम्स्की करके याद रखिएगा। वैसे ये आपका हिंदी पेडागोजी के अंदर भी आता है, तो जब हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको चॉम्स्की को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से बच्चा जो है जन्म से ही भाषा को सीख लेता है। ठीक हो गया। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल केंद्रित कक्षा वह है। देखिए बाल केंद्रित मैंने आपको पढ़ाया भी था थियोरी वाली क्लास में भी, और जो 2 दिन पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाया था। तो बाल केंद्रित कक्षा कौन सी होती है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा वही होती है जिस कक्षा में बच्चों को उनकी नीड के अनुसार पढ़ाया जाता है, उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, और जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास के लेवल का उसको पढ़ाया जाता है। अब सपोज़ कीजिए एक बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है, और अगर आप उसको 12th क्लास की चीज़ें पढ़ाएंगे तो बच्चे के दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि उसका जो संज्ञानात्मक स्तर का विकास है वो उस लेवल का अभी नहीं हुआ है। ठीक है, दिमाग का जो डेवलपमेंट है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं बाल केंद्रित में कि जिस लेवल में बच्चा है उसी लेवल की चीज़ें उसे पढ़ाएंगे। तो आपसे पूछा है कि बाल केंद्रित कक्षा कौन सी है? जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं। मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार और दंड देना तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। सेकंड है अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा। इसमें कहा है कि टीचर फ्लेक्सिबल है, जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है टीचर उस मेथड से बच्चों को पढ़ा लेता है। साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं इन द सेंस इंडिविजुअल जो नीड्स होती हैं बच्चे की, जैसे किसी बच्चे को डेमो करके पढ़ना पसंद आता है, किसी बच्चे को खुद से एक्सपेरिमेंट करके पढ़ना समझ में आता है, किसी बच्चों को वीडियो देख करके समझना पढ़ना पसंद आता है ना। तो हर बच्चे की अलग अलग नीड है, इसी को हम कहते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताएं। हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएं, और इसके अकॉर्डिंग अगर टीचर हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पढ़ा रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी बाल केंद्रित कक्षा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। तो केवल पाठ्यपुस्तक नहीं होती है, बल्कि जो टीचिंग मेथड्स टीचर यूज़ कर रहे हैं उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। जी नहीं, मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों को वर्गीकृत करना, अलग थलग करना, पृथक करना, सेपरेट करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। ऐसा बच्चों को नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चों के अंदर हीन भावनाएं पैदा होने लगेंगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, SCL। ये न्यूमोनिक मैंने आपको खाली याद नहीं करवाए हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने नोट्स में भी न्यूमोनिक अच्छे से लिख के दिए हैं और थ्योरी की क्लासेस में भी करवाए हैं। आप देख लीजिएगा, ये न्यूमोनिक ना आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इन न्यूमोनिक्स के साथ समझ जाते हैं तो। अभी देखिए ऑप्शन में आ गया सांस्कृतिक उपकरण, संस्कृति आ गया ना, तो संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व कौन देते हैं? लेव वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संस्कृति और समाज और भाषा जहाँ भी आपको दिख जाए तो नाम दिमाग में आना चाहिए, लेव वाइगोत्स्की। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? अब जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है पहले इसे समझ लेते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता मतलब होता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, किसी एक लिंग की तरफ झुकना। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने से चला आ रहा है, कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ किचन में काम करेंगी, लड़के ऑफिस जाएंगे। आपने बचपन में एक चीज़ और देखी होगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल, काफ़ी मैंने भी देखा था न्यूज़ वगैरह में। क्या किया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, छोटे हैं, तो उनके लिए जब टॉयज़ खरीदे जाते हैं ना मार्केट से, तो क्या किया जाता है, लड़कियों के लिए डॉल खरीदी जाती है और लड़कों की अगर हम बात करें तो उनके लिए टॉय खरीदे जाएंगे, जैसे बाइक खरीद ली, जैसे एरोप्लेन खरीद लिया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें खरीदी जाती हैं। अब देखिए
यहीं पर से ना बच्चों के दिमाग में चीज़ें ये बैठ जाती हैं कि जो लड़कियां हैं वो डॉल के साथ खेलेंगी, उनके लिए किचन का सामान लिया जाता है, किचन सेट लिया जाता है, मेकअप का सेट लिया जाता है। अरे उस मेकअप का सेट लेने से बेटर है आप उन्हें लड़कों की तरह बाइक खरीद के दो, एरोप्लेन खरीद के दो, है ना। इससे क्या चीज़ें होंगी आप समझ रहे होंगे आई होप। अगर आप लोगों के घर में या आसपास में ये चीज़ें होती हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि लड़कियां मेकअप करने के लिए बनी हैं, या फिर लड़कियों को सिर्फ डॉल से खेलना है, या फिर लड़कियों को सिर्फ किचन के काम तक सीमित रहना है। तो जो बचपन में बच्चों को टॉयज़ खरीद के दिए जाते हैं वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है इन चीज़ों की, और लड़कों को दी जाती है बाइक, एरोप्लेन, इस तरह की चीज़ें। तो लड़कों के दिमाग में आता है कि अच्छा मुझे बड़े होकर बाइक चलानी है, एरोप्लेन खरीदूंगा, मुझे ये बनना है, वो बनना है। और लड़कियों को दिखाया जाता है कि मेकअप करना है मुझे। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहीं से जो है आपकी लड़के और लड़कियों में भेदभाव शुरू होता है, और सबके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि लड़कियां किचन का काम करेंगी, घर का काम करेंगी, और लड़के बाहर जाकर ऑफिस में काम करेंगे। तो यही है आपका जेंडर रूढ़िवादिता, जो कि अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। फिर भी कई कई स्टेट्स में अभी भी देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाने चाहिए। जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे ये भी तो जेंडर रूढ़िवादिता के अंदर ही आ गया, जो पक्षपात वाली चीज़ें होती हैं। दूसरा है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। थर्ड है, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। देखिए उपेक्षा आप नहीं कर सकते। उपेक्षा करना इन द सेंस जैसे कह देते हैं क्लासरूम में कि आप लड़कियां हो, आप सिर्फ म्यूजिक में या डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल बनाना। आप जानते हैं समाज में चित्रित जो लिंग भूमिकाएं हैं उसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, और उसको अगर आप प्रबल बनाएंगे तो इससे तो क्या होगा कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसको बढ़ावा नहीं देना है बल्कि इन चीज़ों को ख़त्म करना है, कम करना है। तो ये ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन 2 में। सिर्फ आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या किया जा रहा है कि मिश्रित लिंग समूह बनाए जा रहे हैं। जैसे क्लासरूम में कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो ऐसा कभी मत करो कि लड़कियों का ग्रुप आप अलग बना रहे हैं, लड़कों का अलग बना रहे हैं, या फिर कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो जब पनिशमेंट देते हैं लड़कियों को कम पनिशमेंट दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा दी जाती है। तो इस तरीके से भी कभी भी सेपरेशन नहीं करना चाहिए। इससे लड़कियों के दिमाग में बैठ जाएगा कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि मिश्रित समूह बनाने हैं, ऐसे ग्रुप बनाने हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियों को मिला करके आप ग्रुप बनाएंगे। स्कूल में सब सेम है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये लड़का है इसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे, लड़कियां हैं तो हमें सेंसिटिव होना है, ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। देखिए मैंने आपको समझाया था जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है इट इज़ अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया होती है उसके लिए जो बहुभाषिकता है वो एक रिसोर्स का काम करती है, ठीक है, यानी कि एक संसाधन आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये एक समस्या है। जी नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, ये एक व्यवस्थागत मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक रुकावट है। जी नहीं, ये रुकावट भी नहीं है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये एक साधन है और ये एक गुण है। अब बहुभाषिकता मतलब क्या होता है, एक क्लासरूम में आप देखते होंगे अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होते हैं। कोई बच्चा होगा जो हिंदी भाषा बोलना सीखता होगा अच्छे से, कोई बच्चा ऐसा होगा जो इंग्लिश में अच्छा होगा, किसी की और लैंग्वेज अच्छी होगी। तो इन सभी लैंग्वेज को स्कूल में इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। तो बहुभाषिकता इज़ अ पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जाता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक, ठीक है। पहला है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। दूसरा है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। मैंने हमेशा आपको बोला है जहाँ भी रटने वाली चीज़ें आ जाएं, बच्चे रट रहे हैं या फिर डर के मारे याद कर रहे हैं, बच्चों को दंड दे रहे हैं, ये कभी भी सही नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना। फोर्थ है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि जो बच्चे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक होते हैं उनको आप चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे और उनको बोरियत से बचाने के लिए अलग से कुछ एक्टिविटीज़ करने को देंगे।
क्योंकि जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा हटकर होते हैं, इसलिए वो जल्दी बोर होने लगते हैं क्लास में। इसीलिए उस बोरियत को कम करने के लिए आप उन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैकल्य बोले तो जो आपका रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, पढ़ने में जब बच्चे को दिक्कत आती है तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? पहला है उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, दूसरा है उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, तीसरा है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, और चौथा है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो देखिए, जो पठन वैकल्य होता है, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उस चीज़ की पहचान आप तभी कर पाएंगे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जब लिख रहे होते हैं तो वो पढ़ने और लिखने में कैसे हैं, इसका आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? नहीं है पूछा है, हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लें, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्वेश्चन नेगेटिव है, कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो देखिए, आंशिक दृष्टि वाले कहने का मतलब है ऐसे बच्चे जिन्हें कम दिखाई देता है, तो उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? पहला है बोलती हुई पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट। ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बच्चे को अगर कम दिखाई दे रहा है तो बोलती हुई पुस्तकें और स्पर्श करके बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। सेकंड ऑप्शन इज बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। ये तो और भी अच्छी बात है कि पुस्तकों में बड़ा बड़ा लिखा गया है और बच्चों को कम दिखाई देता है तो बड़ा लिखा हुआ देखेंगे तो वो पढ़ पाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे को अगर आप 3 डायमेंशनल वाले मैप दिखाते हैं या फिर चार्ट्स दिखाते हैं तो वहाँ से बच्चे देख पाएंगे। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, छोटी मुद्रित वाली कार्यशीट, ये जो है अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। ऐसी कार्यशीट होगी, ऐसी बुक होगी जिसमें बहुत ही छोटा छोटा सा लिखा होगा, तो छोटा लिखा होगा तो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके पीछे क्या विचार है? पहला है अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, दूसरा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, थर्ड है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चों को पृथक करना, ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको दिखता है बच्चों को पृथक किया जा रहा है, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार समझाया भी है। नेक्स्ट है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उनको नामांकित करना। जी नहीं, जहाँ भी बच्चों को नामांकित किया जा रहा है, लेबल किया जा रहा है, उन्हें ABCD ग्रेड दिए जा रहे हैं या फिर मार्क्स के बेसिस पर उनको सेपरेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। इनसे बच्चों को हेजिटेशन होगी, उनका मोरल डाउन होगा और उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी, क्योंकि दूसरे बच्चे से फिर उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को गौर से देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये जो आप समान शिक्षा देख रहे हैं ना, इसका मतलब ही होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, सभी बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाना। इंग्लिश में भी इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जैसे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनकी मातृभाषा होती है, अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं, उनका पहनावा अलग हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो स्कूल में इन चीज़ों के बेसिस पर बच्चों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बल्कि उन सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके एक समान शिक्षा देनी है। इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। और सेकंड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार हर बच्चे को है, और यही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड इस तरीके से आज की क्लास के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ, और डेली इसी टाइम पर 6 PM पर। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली ये क्लासेस मिलती रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको CTET CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको बहुत ही कम प्राइस पर वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।